बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और इस आजमाइश के वक्त में हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और घर वालों के साथ सेफ रखे। अच्छा जी बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। टॉपिक इज मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम टू बी प्रिसाइज। इसमें देखेंगे कि ये सिस्टम डेवलप कैसे हुआ, क्या इसके मकासद थे एंड किस हद तक वो अपने पर्पसेस को अचीव कर सका। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कहीं पे इसका ब्रेटन वुड का सिस्टम भी आ जाएगा, कहीं पे पिगेट करेंसी का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आज डिटेल में देखेंगे कि ये सिस्टम्स इवॉल्व कैसे हुए और वक्त के साथ साथ फिर इनमें जो डेवलपमेंट या डेफिशिएंसीज आती गई तो उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करते गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का चैप्टर बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यार ये जो मॉनेटरी सिस्टम है, व्हाट इट मींस, इसके अंदर सर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स विच आर रिलेटेड टू मॉनेटरी, पैसे के लेन देन से जो रिलेटेड है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्राइमरी इंस्टीट्यूट है इफ़ यू वांट टू डिटरमिन एक्सचेंज रेट्स ऑफ करेंसी अगर आपने डेवलप करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर, आई एम श्योर आप सारे ही अवेयर होंगे कि इस वक्त जी एक बैरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइस है दैट इज़ -$22। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप ऑयल ख़रीदेंगे तो जो सप्लायर है वो आपको ना सिर्फ ऑयल प्रोवाइड करेगा बल्कि साथ $22 भी पे करेगा। अब ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जैसे ये $22 पे गया है तो पाकिस्तान में यूरो वाज अराउंड अबाउट आई बिलीव 222 या 122, और जैसे ही यह डेवलपमेंट हुई है तो वो यूरो 22 से जंप करके 74 पे गया। अब इस इम्पैक्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट में डॉलर्स फ्लोट किए हैं। ठीक है, अब डॉलर्स तो फ्लोट कर लिए तो वो जो था 72 पे गया, फिर वो वापस 22 पे आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी देर तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस प्रैक्टिस को अफोर्ड कर सकती है। अफोर्ड कर सकती है कि यार पैसा कितनी देर तक मार्केट में डालती रहेगी ताकि हमारी करेंसी डी वैल्यू ना हो। अब देखिएगा तीन चीज़ें लिंक्ड हैं, एक आपकी तरफ गोल्ड है, एक आपका तरफ पेट्रोल है और एक आपकी ये जो करेंसी है, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। तो एक अगर नीचे गिरेगी बाकी दोनों ऑफ शूट कर जाएंगी। तो अगर आपका पेट्रोलियम गिरा है तो आपका पाकिस्तानी रुपया अभी और डी वैल्यू होगा। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको ये चैप्टर मेरे साथ थोड़ा सा चलना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा देखिए, दो रेट्स हैं, एक है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और दूसरा पेगेड एक्सचेंज रेट। ये पैरेलल चलते हैं। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो यूरोपियन यूनियन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड को डील करता है, ठीक है, और यूएस डॉलर को। जो पिगेट करेंसी है, ये जब ब्रेटन वुड का मुआहदा हुआ था ना, उसमें डिसाइड किया गया था कि सिर्फ यूएस डॉलर जो है ना वो कन्वर्ट किया जा सकेगा गोल्ड में। तो जो बाकी करेंसीज हैं वो डॉलर के अगेंस्ट अपनी वैल्यूज़ को डिटरमिन करती रहेंगी, तो उसको हम कहते हैं पिगेड एक्सचेंज रेट। Value of a currency is fixed to a reference country, that is in this case US dollar, and then the exchange rate between that currency, Pakistan ka rupiah, and other currency, that is dollar, is determined by the reference currency exchange rate. अब बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये इधर ते लाइक इट और नॉट दे आर बाउंड टू अडॉप्ट दिस पिगेट एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम उसमें अंदर आते हैं। पाकिस्तान इनकम वाइज जो है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो इट मीन्स कि वी आर इन डेवलपिंग स्टेज। लेट्स सी जी।
अच्छा, डर्टी फ्लोट क्या होता है? बड़े आसान जुबान में समझाऊं ना तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वक्तन फवक्तन जो इंटरवीन करता रहता है ना मार्केट में, मार्केट पैसे से रिलेटेड जो है, और उसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि वैल्यू ऑफ रुपी शुड बी स्टेबल। अब इसके दो तरीके हैं यार। एक तरीका देखिए कि जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं वो कर्जा लेती थी, कर्जा लेके वो डॉलर मार्केट में डाल देती थी, तो आर्टिफिशली उन्होंने रुपए की कदर को मेंटेन रखा हुआ था अगेंस्ट डॉलर। जब ये करंट गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वो जो आर्टिफिशली कंट्रोल्ड वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी रुपया था ना उसको ओपन छोड़ दिया। तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं कि इस वक्त अराउंड वर्ड 160 प्लस रुपीस पर डॉलर है इस वक्त जो चल रहा है, ठीक है। तो ये जो डर्टी फ्लोट एक्सचेंज रेट है ना, इसको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स जो है वो इंटरवीन करते रहते हैं मॉनेटरी सिस्टम में, और पीछे मकसद सिर्फ ये एक होता है कि जो अपनी करेंसी है उसको बैलेंस एंड मेंटेन रखा जाए। जी जी। अब आइए फिक्स एक्सचेंज रेट। Countries fix their currencies against each other at a mutually agreed upon value. अब इसमें क्या है, prior to the introduction of euro, some European Union countries operated with fixed exchange rates within the context of European monetary system. बेटे ये रिकॉल कीजिएगा जब हमने ट्रेडिंग ब्लॉक्स पढ़े थे उसमें कई बात आई थी कि यूरोपियन मॉडल में यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम वाज डेवलप्ड फॉर 26 मेंबर कंट्रीज। तो पैसा यूरो से जो रिलेटेड है वो सारे का सारा उसमें आ रहा था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो मार्केट में आने से पहले ये यूरोपियन कंट्रीज भी फिक्स एक्सचेंज रेट को ही फॉलो कर रही थी। अब आ जाइए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज रेट्स को डिटरमिन करने में क्या रोल प्ले करता है। सर दो है इसकी वजूहत, दो एवोल्यूशन है मॉनेटरी सिस्टम के। एक है गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये आगे मैं आपको बता दूंगा कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्यों डेवलप किया गया। तो इससे फिर आगे फर्दर दो इंस्टीट्यूट्स कौन सा है और फिर वो क्या काम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है जी? इसके लिए मैं अब आपको ना करेंसी का आई विल गो बैक इन नया हिस्ट्री है नाम, इसको डिस्कस करते हैं। सर आप लोगों को याद होगा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी नहीं था और बार्टर एग्जिस्ट करता था। आई एम श्योर आप बच्चों को बार्टर की अब तक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ करता था म्यूचुअली एग्रीड अपॉन वैल्यू पे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जो करेंसी किया गया था दैट वाज इन मेटल। मेटल स्पेशली दो, एक गोल्ड और दूसरा सिल्वर, वो चाहे आपके दिनार हों अशरफियाँ हों उसकी फॉर्म में। अब मेटल के साथ मसला ये था कि ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। फिर ये वक्त के साथ इवॉल्व होता है और पेपर करेंसी आ जाती है, ठीक है। अब पेपर करेंसी क्या कहती है? पेपर करेंसी कहती है इट्स अब तो इसका कोई भी नहीं है। आपके पास नोट होगा ना कब पाकिस्तानी करेंसी का, कोई भी उठा के देख लीजिए तो फ्रंट पे उस पर लिखा होगा कि हामले हाजा को मुतालबा पे अदा किया जाएगा। इस एक फिक्रे का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 रुपया पड़ा हुआ ना तो 100 रुपये के वैल्यू के अगेंस्ट गोल्ड जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। अगर गोल्ड 90 रुपये का पड़ा हुआ है और मार्केट में 100 रुपया है तो सर आपकी करेंसी 10 रुपये के हिसाब से डिवैल्यू हो जाएगी। एंड अगर गोल्ड पड़ा हुआ है 110 रुपये का और आपके पास 100 रुपया है तो आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10 रुपीज। मैं बिल्कुल आपको लेमैन की जुबान में समझा रहा हूँ। यहां तक बेटा किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा वरना मैं आगे कंटिन्यू करूं। एमर? जी सर, कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आइए ये स्टार्ट कहां से हुआ था? एंशियंट टाइम्स व्हेन गोल्ड कॉइन्स वर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये मैंने आपसे अभी आप बता दिया। अच्छा, टू फैसिलिटेट ट्रेड a system was developed so that payment could be made in paper currency that could then be converted to gold at a fixed rate of
एक्सचेंज। अब आइए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है बेटे, 23.22 ग्रेन्स ऑफ प्योर गोल्ड, ठीक है, 24 दाने भी नहीं, 23.22 ग्रेन्स ऑफ प्योर गोल्ड आप एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ आपका एक यूएस डॉलर होगा। ये गोल्ड रेट स्टैंडर्ड सेट किया गया था। और अभी पीछे मैंने आपको बताया कि सिर्फ यूएस डॉलर वाज द वन जो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता था, बाकी जितनी करेंसीज हैं वो विद रेफरेंस टू यूएस डॉलर कन्वर्ट होंगी। ठीक है जी। यहाँ पे exchange rate between currencies was based on the gold par value, the amount of a currency needed to purchase 1 ounce of gold। ठीक है, एक तोला, आई बिलीव तोला ही है, अगर आपने खरीदना तो इस वक्त राउंड बड़ा आपको लाख रुपया चाहिए, ठीक है, जस्ट टू गेट होल्ड ऑफ 1 तोला। तो अब उसके अगेंस्ट आप लगा लेंगे, अगर यूएस डॉलर में आप खरीदेंगे तो एक तोले में आपको कितना मिल जाएगा। अच्छा, अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है जी? सपोजली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द कॉन्सेप्ट के बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम क्या है? कि आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस में रहेंगी। अच्छा, अब ये है क्या, व्हेन द इनकम ऑफ अ कंट्रीज रेजिडेंट्स अर्न फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द मनी इट्स रेजिडेंट्स पे फॉर इंपोर्ट्स। वही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मैंने कोई आपको बता दिया। Many people today believe the world should return to the gold standard। दोबारा वापस जाना चाहिए गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ। अच्छा, पहली वर्ल्ड वॉर आपकी, ठीक है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब ये इरा गोल्ड स्टैंडर्ड की आपको बताने लगा बेटा कैसे काम होगा। ठीक है, द गोल्ड स्टैंडर्ड वर्क फेयरली वेल फ्रॉम 1870s till the start of World War I। Once the World War I was concluded, the war countries started regularly devaluing their currency to try to encourage exports, and confidence in the system fell। क्योंकि एक यूनानिमस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हर मुल्क अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी करेंसी को डीवैल्यू रेगुलेट करना शुरू हो गया था। तो एक टर्मोइल आया और उसके नतीजे में फिर जो है कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो गया एंड लोगों ने फिर गोल्ड मांगना शुरू कर दिया। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि गोल्ड इज लिमिटेड इन क्वांटिटी। सर आप एक दिन उठें और वेनेजुएला गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से कि यार हम लोगों ने तुम्हारे पास 99 टन ऑफ गोल्ड रखवाया हुआ था हमारे रिजर्व, आप काइंडली हमें वो वापस कर दें विद इन 1 वीक। अब कोई भी बैंक अपने पास इतना ज़्यादा रिजर्व नहीं रखता, तो बैंक ऑफ स्कॉटलैंड क्या करेगा, वो जाएगा यूएई, अबू धाबी, अरब एमिरेट्स, और वहाँ से जो मार्केट में अवेलेबल गोल्ड है उसको परचेज करेगा, क्योंकि क्लाइंट मांगा है। अब होगा क्या, जब एक बैंक ऑल ऑफ अ सडन गोल्ड परचेज करना शुरू कर देगा तो मार्केट में डिमांड आनी शुरू हो जाएगी, क्वांटिटी कम है तो फिर आर्टिफिशियली वो उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा, coming back to the point, and people began to demand gold for their currencies, putting pressure on countries' gold reserves and forcing them to suspend gold convertibility। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया था 1939 में कि वो जो यूएस डॉलर अगेंस्ट 23.22 फाइन ग्रेन्स ऑफ गोल्ड कन्वर्ट होता था, वो एंडेड इन 1939। दूसरा बेटा जो सिस्टम था दैट वाज बैटन वुड सिस्टम, और ये स्टार्ट होता है आपका 1944 में न्यू हेमिस्फायर में। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम दो इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए जाते हैं जो दोनों आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक उसके अंदर था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। अच्छा, अब आईएमएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका काम है टू मेंटेन ऑर्डर इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? टू प्रमोट जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। IMF की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर ऑर्डर सिस्टम इन मॉनेटरी टर्म्स,
और वर्ल्ड बैंक आपकी जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगा। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिए कि 1939 में आपका गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका है, तो वो इजारादारी जो यूएस डॉलर की थी वो किसी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। अब ये जो अगला सिस्टम बना, इसमें क्या हुआ? द यूएस डॉलर वॉज द ओनली करेंसी to be convertible to gold, and other currencies would set their exchange rate relative to the dollar. और फिर आ जाइए, devaluations were not to be used for competitive purposes. क्या इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ compete करने के लिए अपनी करेंसीज को डीवैल्यू नहीं करेंगी? और मैक्सिमम लिमिट जो आईएमएफ ने सेट की हुई है कि कोई भी मुल्क अपनी करेंसी को 10% तक डीवैल्यू कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा करेगा तो उसके लिए आईएमएफ का अप्रूवल चाहिए होगा उसको। अच्छा, आईएमएफ का क्या काम है जी? पिछली स्लाइड में बताया कि उसने मॉनेटरी सिस्टम में एक चेक, बैलेंस एंड मेंटेनेंस रखनी है। अब आइए डिसिप्लिन क्या? अब फिक्स एक्सचेंज रेट्स puts a brake on competitive devaluation and brings stability to the world trade environment. A fixed exchange rate regime imposes monetary discipline on countries, thereby curtailing price inflations. सर, जहाँ पे मैंने बात की कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को compete करने के लिए अपनी करेंसी को नीचे ना डिवैल्यू करना शुरू कर दें, वहीं पे दूसरी सूरत में जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाइज कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली अप्रिशिएट करना ना शुरू कर दें, उसके लिए भी ये चेक रखा गया था। ये जो लास्ट पॉइंट है। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरा एलिमेंट है जिसको आईएमएफ पैसे के हवाले से इंश्योर करता है। Fixed exchange rates would be too inflexible, so the IMF was ready to lend. अब यहाँ पे कर्ज देने की बात हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज को। ये दो सूरतें हो सकती हैं ना, कि या तो कोई भी मुल्क अपनी करेंसी को खुद ही अप्रिशिएट करना शुरू कर दे। अब वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब 200 मुल्क अगर अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करते जाएंगे तो हर करेंसी की वैल्यू ऊपर 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 ही जाती जाएगी, तो फिर वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम या बॉटलनेक आ जाएगी जो पहले था। तो उस सूरत में क्या होगा? IMF was ready to lend foreign currencies to members to tide them over short run balance of payments deficit. कि अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म में कर्जा पे करना है या इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो उसके लिए IMF आपको कर्जा प्रोवाइड कर देता था। A country could devalue its currency by more than 10% with IMF's approval. अब दूसरा इंस्टीट्यूट था बेटा जो बना ब्रेटन वुड्स में से, वो था आपका वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब दो तरीके से आईएमएफ जो है पैसा देता है। एक है अंडर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट स्कीम, IBRD. Money is raised through bond sales in international capital market, and borrowers pay what the bank calls a market rate of interest. The bank's cost of funds plus a margin for expenses. अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब भी बाहर से फंडिंग आई है, चाहे वो डोनेशन की शक्ल में आई हो, सॉफ्ट लोन्स हो या कर्जा लिया गया हो, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आना शुरू हो गई कि उसका मिस यूजेज बहुत ज़्यादा था। वो पार्टी फंड्स में चला जाता था, करप्शन की नज़र हो जाता था या किक बैक्स की नज़र हो जाता था। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता फिर इंस्टीट्यूट्स ने करना क्या शुरू किया, स्पेशली ये जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या डोनर एजेंसीज हैं, उन्होंने सर प्रोजेक्ट्स भी आपको बताने शुरू कर दिए। उसके बाद पिन पॉइंट भी करना शुरू कर दिया कि हम जो फंडिंग देंगे, ये फंडिंग आप किस प्रोजेक्ट में, किस सेक्टर में लगाएंगे, कौन सी फर्म की कंसल्टेंसीज लेंगे, और फिर कंसल्टेंट्स जो लेके आएंगे, जो जिनसे आप काम करवाएंगे, वो भी हमारे रिकमेंडेड होंगे, आपके अपने रिकमेंडेड नहीं होंगे। उसके पीछे इंटेंशन ये थी कि जो पैसा ज़ाया हो रहा है, रिश्वत की नज़र हो रहा है, इसको किसी तरह रोका जाए।
अच्छा, उसमें क्या किया गया जी, इंटरनेशनल कैपिटल मार्क अंडर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी स्कीम लोन्स गो ओनली टू द पुअरेस्ट कंट्रीज। पुअरेस्ट कंट्रीज, यस, हम भी आते हैं तो हमारे पास आ रहा होता है कर्जा जो हमें मिल रहा होता है। द ऑफिशियल नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब ये सिस्टम भी क्यों जनाब आपका खत्म हो गया? collapse of Bretton Woods system can be traced to US macroeconomic policies decisions between 1965 to 1968। अब बेटा ये ड्यूरेशन है ना, ये बड़ा खतरनाक है यूएस इकोनॉमी के लिए। एक तरफ पाकिस्तान के जनरल अयूब के थ्रू दे वर स्टार्टिंग डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन विद चाइनीज, दैट वाज अराउंड, ठीक है, उसमें हो रहा था। और दूसरी तरफ अमेरिका फंसा हुआ था वियतनाम वॉर में। इन दो फ्रंट्स को टैकल करने के लिए, और तीसरी एक रैट रेस या एक स्पेस रेस भी चल रही थी, दैट वाज बिटवीन बाइपोलर वर्ल्ड में जब यूएसएसआर हुआ करता था और आपका यूएसए था। तो ये इतने सारे इसने महाज खोले हुए थे कि इस एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आके कुछ उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के डिसीजन लिए, फिर वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो वो कोलैप्स हो गया। हुआ क्या था 1965 to 1968? During this time, the US financed huge increases in welfare programs and the Vietnam War by increasing its money supply, which then caused significant inflation। सर मनी सप्लाई क्या है? देखिए अभी आपसे कहा कि गोल्ड होगा तो उसके इक्वल आप लोग नोट छापेंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उठे और पाकिस्तान की करेंसी छापना शुरू कर दे, या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए डॉलर्स प्रिंट करके मार्केट में लेके आना शुरू कर दे। सर जितने ज्यादा डॉलर्स आप मार्केट में लेके आ जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, आपकी करेंसी उतनी ज्यादा डीवैल्यू होती जाएगी। ठीक है, तो अब उन्होंने तो एक अच्छा काम किया कि वेलफेयर की स्कीम और वियतनाम वॉर, उसके लिए उन्होंने पॉलिसीज ली, लेकिन वो बैकफायर कर गई और महंगाई हो गई। फिर उन्होंने क्या काम किया? स्पेकुलेशन दैट द डॉलर वुड हैव टू बी डीवैल्यूड relative to most other currencies forced other countries to increase the value of their currencies relative to the dollar। अब सर जो उन्होंने वेलफेयर के लिए पैसा मार्केट में लेके आए, महंगाई बढ़ गई, और डॉलर से रिलेटेड बाकी करेंसीज मिलके अपनी वैल्यू डिसाइड करती थी। तो जब डॉलर महंगाई बढ़ रही है तो बाकी जो पिगड करेंसीज हैं उन्होंने भी फिर अपने अपने करेंसी को खुद ही अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से ब्रेटन वुड्स सिस्टम बैठा। अब आ जाइए, रिलायड ऑन इकोनॉमिकली वेल मैनेज्ड यूएस। सो व्हेन द यूएस बिगैन टू प्रिंट मनी, run high trade deficits, and experience high inflation, the system was trended to the breaking point। तो पहली बात अभी जब मैं कर रहा था कि नंबर ऑफ नोट्स वगैरह आप छाप के मार्केट में ले आएंगे तो आपका पैसा जो है वो डीवैल्यू होता जाएगा। और बेटा जब पैसा डीवैल्यू हो जाएगा तो आप जो है इंपोर्ट से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, जब सॉरी एक्सपोर्ट से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सीधी सीधी ब्रेकिंग पॉइंट पे चली जाएगी। और 1973 में जनाब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो था ये कोलैप्स कर गया था। नाउ 1973 के बाद क्या हुआ? लेट्स हैव अ लुक। फिक्स्ड खत्म हुआ था, फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया था। ठीक है, following the collapse of Bretton Woods agreement, a floating exchange rate regime was formalized in 1976। अब ये फ्लोटिंग क्या है? The rule for international monetary system that were agreed upon at the meeting are still in place today। तो 1976 में जो रूल्स लिखे गए थे आईएमएफ के लिए वो आज भी इम्प्लीमेंटेड है। जमैका एग्रीमेंट क्या कहता है? फ्लोटिंग रेट्स वर डिक्लेयर्ड एक्सेप्टेबल, गोल्ड वॉज अबंडेंट एज अ रिजर्व एसेट। तो खत्म हो गया, गोल्ड नहीं था उसके वैल्यू के लिए। टोटल IMF quotas, the amount member countries contribute to the IMF were increased to $41 billion। आज जो ये नंबर है $300 बिलियन है जो मेंबर कंट्रीज पूल करते हैं IMF फंड के लिए।
अच्छा 1973 में क्या होता है जी? एक्सचेंज रेट्स हैव बिकम मोर वॉलेटाइल एंड लेस प्रिडिक्टेबल बिकॉज ऑफ द ऑयल क्राइसिस इन 1971। आप दोस्तों में से, बच्चों में से, बेटा या बेटियों में से कोई बताना चाहे कि ये 1971 का ऑयल क्राइसिस था क्या? एनीवन, किसी को कोई आइडिया हो? एमर, जरताशा, एनीवन, राबिया, आप लोगों में से कोई बेटा या बेटी बताना चाहे? अनीला। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटे, के नाम बताइएगा पहले सर प्लीज। हमजा सजाद। जी बेटे हमजा। सर ओपेक डिक्लेयर्ड इट वुड लिमिट और स्टॉप ऑयल शिपमेंट्स टू द यूएस। मैं बेटे इसका बैकग्राउंड जानने की चाह रहा हूं। आपको याद होगा अरब इजराइल वॉर, ठीक है, ये हुई थी और उसके बाद फिर ये आगे सिलसिला हुआ था। प्लीज माइक बंद कीजिएगा, आई विल कंटिन्यू। थैंक यू बेटे हमजा। अच्छा, इसमें हुआ ये था यार कि अरब इजराइल वॉर, ठीक है, और उसके अंदर फिर वो रिटेलिएशन फ्रॉम अरब कंट्रीज, और अरब कंट्रीज में उस वक्त सऊदी अरब भी था, और उस वक्त ये था जी कि हम ऑयल सप्लाईज जो हैं वो रोक देंगे। और जब ऑयल सप्लाईज रोक दी गई तो एक वक्त आया कि पर लीटर जो प्राइस थी वो बड़ी अबनॉर्मल हो गई थी फॉर अमेरिकन मार्केट। तो ये एक वजह थी 1971 की। फिर 1971 और 1977 और 1978 में सर आपके जो इन्फ्लेशन है यूएस डॉलर, उसके अंदर महंगाई की वजह से कि लोगों का कॉन्फिडेंस उठ गया। फिर ऑयल क्राइसिस ऑफ 1979 दोबारा आया। फिर आपका द राइज इन द डॉलर बिटवीन 1985 एंड 80 एंड 85। फिर यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम जो कोलैप्स कर गया था 1992 में, उसने भी उसको दिया एक्सचेंज रेट को इनकरेज किया। फिर एशियन करेंसी क्राइसिस इन 1997, और फिर जी द डिक्लाइन द डॉलर इन द मिड टू लेट 2000। अब बेटा आप ये चीज समझिएगा कि आपके पास अभी फिर ऑयल क्राइसिस आ गया, अल्लाह खैर करे, यू विल सी। तो इस पे आजकल जो बात हो रही है वो ये है कि अल्लाह खैर करे ये भी सारे सिलसिले रुक जाएंगे, तो वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू सिस्टम, एंड जिसके बारे में बहुत सारे लोग आजकल बात कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल करेंसी। ठीक है, वो बन चुकी है, चाइना ने उसको अडॉप्ट भी कर लिया है। आई मीन आज आके आप चेक कीजिएगा कि एक बिटकॉइन कितने का है, तो मेरे ख्याल में 10 लाख से ऊपर का एक बिटकॉइन है इस वक्त। तो अब हम उसकी तरफ जाएंगे। पहले भी आप दोस्तों से बात कर चुका हूं कि हमने जो एडेप्टेशन करनी थी टेक्नोलॉजी की 5 या 6 साल या 10 साल बाद, वो थैंक्स टू दिस एपिडेमिक आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ रिफाइन करते जाएंगे। तो ये वजह थी कि फिक्स से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के तरफ आने के लिए क्या इंकरेजमेंट मिली। अब क्वेश्चन आ जाता है कि यार कौन सा रेट बेहतर है, फिक्स की तरफ जाना चाहिए या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ जाए? तो दोनों के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। लेकिन अच्छा, अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है, मैं पहले आपको बता दूं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है क्या। सर सिंपली सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे कोई नहीं है। वो जो डॉलर का था ना कि डॉलर रहेगा या सॉरी गोल्ड के साथ रहना चाहिए, वो खत्म हो चुका हुआ है। Disappointment with floating exchange rates in recent years had led to renowned doubt about the merits of a fixed exchange rate. अच्छा जी, अब वो लोग जो कहते हैं कि ये होना चाहिए फ्लोटिंग रेट, क्यों होना चाहिए? एक उनका कहना है जी कि ये हर मुल्क को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की इजाजत देता है, और फिर हर मुल्क का मुकम्मल कंट्रोल होता है कि वो अपनी बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस को एडजस्ट कर सके। इस वजह से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स होने चाहिए, ना कि फिक्स्ड होने चाहिए। अच्छा, पहला उसने क्या कहा जी कि अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा तो हर मुल्क अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को खुद डेवलप करेगा, खुद इंप्लीमेंट करेगा। Obligation to maintain exchange rate parity restores monetary control to a government. Government of Pakistan bound नहीं है, इसलिए वो खुद अपनी पॉलिसी बनाएगी। With a fixed system, a country's ability to expand or contract its money supply is limited by the need to maintain exchange rate parity.
तो सर फिक्स का प्रॉब्लम ये था कि आपको पावर परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसको मेंटेन रखना पड़ता था, जबकि ये फ्लोटिंग में ये शर्त ख़त्म होने के बाद अब पाकिस्तान अपनी मर्जी से मॉनेटरी पॉलिसी बना सकता है। दूसरा सर जो बात है ट्रेड बैलेंस एडजस्टमेंट। Balance of payments adjustment mechanism works more smoothly under a floating exchange regime. Under the Bretton Woods system that was fixed, IMF approval was needed to correct a permanent deficit in a country's balance of trade that would not be corrected by domestic policy alone. तो ब्रेटन वुड सिस्टम IMF की परमिशन के बाद सर अब अपने मुल्क के डेफिसिट को बैलेंस कर सकते थे। फ्लोटिंग में आपको IMF के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अच्छा आ जाइए अब दूसरा के फिक्स रेट होना चाहिए। क्यों अट्रैक्टिव है? बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी डिसिप्लिन इट इम्पोजेस, कि हर मुल्क अपनी मर्जी से मॉनेटरी सिस्टम्स को नहीं चेंज कर सकता, ना ही ओवर अमेंड कर सकता, तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो स्पेकुलेशन या अफवाह साजी या रूमर मिल को रोकती है, और विच रिजल्ट्स इन कि आपकी एक गैर यकीनी इबहाम की जो कैफियत है इन कैपिटल मार्केट्स वो ख़त्म हो जाती है या उसको ख़त्म कर देता है। और दूसरा कोई कनेक्शन नहीं है बिटवीन द ट्रेड बैलेंस एंड एक्सचेंज रेट्स प्रोवाइडेड अगर आप फिक्स रेट्स को फॉलो कर रहे हैं। सॉरी, अब आ जाइए मॉनेटरी डिसिप्लिन के। Because a fixed exchange rate system required maintaining exchange rate parity, it also ensures that governments do not expand their money supply at inflationary rate. स्पेकुलेशन के अफवाह साजी के ये बेटा मेरे और आप जैसे एक एवरेज बंदा नहीं कर सकता, ये ब्रोकर्स करते हैं, ये डीलर्स करते हैं, ये इनसाइड ट्रेड इंफॉर्मेशन वाले करते हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं और आप बर्दाश्त करते हैं। देखिए अगर मैं छोटी सी एक बात करता हूँ यार, अब सिंस पेट्रोल जो है जी दैट इज बिलो नेगेटिव, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये जो आईपीपीज हैं इनको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी अंडर द हेड कि जी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जो कि वो लेके आ रहे हैं, लेकिन असूलन ये नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की कीमत और कम होनी चाहिए। वो सर आप इस वजह से नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने जो मुआहदे किए हुए हैं 91 92 में वो आज तक आपके सर पे नाच रहे हैं। जिन बेटा या बेटियों को नहीं पता कि पेट्रोलियम कैसे खरीदी जाती है, सर फ्यूचर रेट पे खरीदी जाती है, फ्यूचर रेट पे। तो मई का जो रेट है, मई या जो जून का जो रेट है दैट इज प्री डिसाइडेड कि $20 पर बैरल में खरीदा जाएगा, पर बैरल में $20 खरीदा जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी क्या आप उसको कैसे टैकल करेंगे, तो ये फिर कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं मॉनेटरी डिसिप्लिन होना। बिकॉज अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रिक्वायर्स maintaining exchange rate parity, it also ensures that government do not expand their money supply at inflationary rates. और speculation क्या है जी? A fixed exchange rate regime prevents destabilizing speculations. Uncertainty कहाँ से आएगी बेटे? Associated with floating exchange rates make business transactions more risky. और फ्लोटिंग रेट्स हेल्प एडजस्ट ट्रेड बैलेंस। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 केसेस हैं जो कहते हैं जी कि आपके फिक्स रेट्स होने चाहिए ना कि फ्लोटिंग रेट्स होने चाहिए। अच्छा, नाउ कम्स द $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या हमें फिक्स की तरफ जाना चाहिए या फ्लोटिंग की तरफ जाना चाहिए। एग्रीमेंट कोई नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम बुरा है या गलत है। तो आप देखोगे कि टाइम एंड अगेन बहुत सारे ममालिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, कभी वो अपने मॉनेटरी सिस्टम को फिक्स के साथ रिलेट कर लेते हैं और कभी वो उसको फ्लोटिंग की तरफ लेके चले जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि अब जो है स्पेशली आफ्टर ईरान ने जो काम किया उसके बाद आपने देखा होगा कि बायलैटरल करेंसी में बात की जा रही है। आपके प्रीम इमरान खान ने रिक्वेस्ट की थी चाइनीज लीडरशिप से कि हम जो आपस में बिजनेस या ट्रेड करें तो हम इसको अपनी दोनों करेंसीज में करते हैं,
which they honored it. और अब इस वक्त जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स हो रही है वो लोकल करेंसीज में हो रही है. इट मींस कि पाकिस्तान के ऊपर जो डॉलर में पेमेंट करने का प्रेशर था उससे किसी हद तक हमें रिलीफ मिल चुका है. अच्छा, हिस्ट्री शोज दैट फिक्स एक्सचेंज रेट regime modeled along the lines of Bretton Woods system will not work today. आज उस पर नहीं काम करेगा. क्या आप एक फिक्स गोल्ड स्टैंडर्ड बनाएं, उसके अगेंस्ट एक करेंसी रखें जो स्टैंडर्डाइज हो और बाकी करेंसीज उसके साथ मिलकर काम करें, वो आजकल के टाइम में नहीं चलेगा. और सिर्फ एक करेंसी की जारादारी नहीं रहेगी. इस वक्त दुनिया के जो मोस्ट, आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है वो यूएस डॉलर नहीं है. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी. वो मेरे ख्याल में कुवैती दिनार है यार इस वक्त जो सबसे एक्सपेंसिव है. लेकिन सबसे ज्यादा जो एक ट्रांजैक्शन का इंस्ट्रूमेंट है वो कुवैती दिनार नहीं है, आपका ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है या यूरो है या आपका यूएस डॉलर है. ये तीन है जो इसमें करते हैं. अब अगर स्वीडन और चाइना कहें जी कि हम बायलैटरल करेंसी में डील करेंगे, तो एक तरफ स्वीडिश क्राउन है और एक तरफ का चाइनीज करेंसी है जो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू पे हैं. बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाती है. लेकिन अगर आप स्वीडिश क्राउन और पाकिस्तान में के रुपए में डील करना चाहिए तो मेरे ख्याल में 19 रुपए या 18 रुपए का एक स्वीडिश क्राउन है इस वक्त राइट नाउ जो मार्केट में. ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट फिगर, लेकिन माय वाइल्ड गैस इसके वैसी के साथ है. अब ये जो एक्सचेंज रेट है कौन सी रह के आएगा? Currently, there are several different exchange rate regimes in practice. In 2006, 14% of our members allow their currencies to float freely. Free exchange rates, the beta 14%. 26% of IMF members follow a managed floating system. And 28% of IMF members have no legal tender of their own. तो ये 28% जो ममालिक हैं दे 100% रिलाइड ऑन IMF पॉलिसीज कि इनका अपना कोई सेटअप नहीं है. द रिमेनिंग कंट्रीज यूजेस लेस फ्लेक्सिबल सिस्टम्स सच एज पिगेड अरेंजमेंट्स और एडजस्टेबल पेग्स. तो आप लोगों से जो बात कर रहा था कि वो फिक्स्ड हो या फ्लोटिंग हो, तो वो मेंबर कंट्रीज खुद इसको अडॉप्ट करती हैं. ये उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसने एक दे दी है. अच्छा, अब पेगेड एक्सचेंज रेट्स क्या है जी? अंडर अ पेगेड एक्सचेंज रेट regime, countries peg the value of their currencies to that of other major currencies. तो मेजर करेंसीज में जो लीडिंग करेंसी होंगी उसको लेके चलेंगे. दैट इज यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, या आपका अगला जो नेक्स्ट विनर आ रहा है इस सारे टर्मोइल में से, दैट इज नो डाउट चाइना इज द वन लेके आएगा. लेकिन क्या चाइनीज करेंसी के साथ हम डील करेंगे? नो, फॉर द टाइम बीइंग वी विल स्टिक टू द यूएस डॉलर. अच्छा, there is some evidence that adopting a pegged exchange rate regimes moderates inflationary pressures in a country. कि अगर हम अपनी पाकिस्तानी रुपए को यूएस डॉलर के साथ पेग कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे किसी हद तक महंगाई का जो प्रेशर है उसको एब्जॉर्व कर लेगा. करेंसी बोर्ड्स क्या हैं बेटे? A country with a currency board commit to converting its domestic currency on demand into another currency at a fixed exchange rate. The current board holds reservoirs of foreign currency equal at a fixed exchange rate to at least 100% of the domestic currency issued. Additional domestic notes and coins can be introduced only if there are foreign exchange reservoirs to back it. अगर आपके पास पाकिस्तान के पास डॉलर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं तो तब उस सूरत में आप पाकिस्तानी रुपया मार्केट में लेके आ सकते हैं. आपको याद होगा ये स्टार्ट जो डेज थे 90 डेज जो प्लान था इस गवर्नमेंट का, उसके अंदर सीधा ये था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज थे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे रिजर्व्स में सिर्फ पैसा रख दें, हम उसको कहीं यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो पड़ा रहेगा. तो हमारे जो रिजर्वायर्स हैं वो थोड़े से ऊपर चले जाएंगे तो हमारी ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं ये थोड़ी सी ईज आउट हो जाएंगी थैंक्स टू सऊदीया, यूएई, चाइना.
इन लोगों ने फिर अपना पैसा हमारे बैंक्स में रखवाया था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, कि हमारा जो नेशनल ट्रेजर है या तोशाखाना, सॉरी नॉट तोशाखाना बट नेशनल रिजर्व जो है वो बेहतर हो जाए। अब आईएमएफ डिफरेंट फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे मैनेज करता है? IMF has redefined its mission and no focus on lending monies to countries experiencing financial crisis in exchange for enacting certain microeconomic policies. सर यहाँ पे मैं बड़ा ज़बरदस्त एक बुक का तज़करा करूँगा आपके पास हाथ, कभी आपको मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। अदर देन दिस एज ए लिटरेचर पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ करेंसी वॉर्स, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर देखिएगा। एक दूसरी बुक है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मौका मिले तो उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, दैट इज़ कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये इस 3 लाइनों में जो उसने बात की ना कि हम तुम्हें कर्जा देंगे लेकिन साथ ही हम तुम्हें पॉलिसीज भी एनफोर्स करने का कहेंगे। आईएमएफ जब भी पाकिस्तान को कर्जा देता था तो एक रट लगाता था कि ये सब्सिडीज जो दे रहे हो ना अपने प्रोड्यूसर्स को, ये ख़त्म करो, या जो कंज्यूमर्स को तुम महंगी बिजली बना के सस्ते दामों बेच रहे हो इसको ख़त्म करो। ये पॉलिसीज आईएमएफ की तरफ से आई थी। अभी भी पिछला बजट आपको याद होगा जब वो फाइनलाइज होने लगा था तो उसके अंदर भी आईएमएफ वाज गिविंग द इनपुट टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हो तो अभी फिर सैलरीज का रिवीजन बोर्ड बैठ गया जी। फेडरल, प्रोविंशियल, सेमी प्रोविंशियल, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पे स्केल रिवीजन के लिए बोर्ड बैठ गया। होपफुली जून में बजट आना है तो ये बोर्ड अपनी रिकमेंडेशंस देगा। Anyway, coming back to the point, membership in the IMF has grown to 186 countries in 2000, 54 of which has some type of IMF program in place. सर देखिए एपिडेमिक आया तो 40-50 साल बाद या इवन 70 साल बाद ईरान रिक्वेस्ट करना शुरू हो गया कि आईएमएफ हमें पैसा दे कि हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज, वी कांट सर्वाइव इन दिस एपिडेमिक। और दूसरी तरफ देखिए कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसने फंडिंग किसकी रोक दी है? हु की, ऑन द प्रीटेक्स्ट के हु वाज नॉट केपेबल इनफ कि पहले से इसका एपिडेमिक का हमें आइडेंटिफाई करके देता। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट इतने क्रूशल टाइम में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग रोक दी है। सबसे बड़ा जो लेंडर है वो यूएस है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, ब्रेटन वुड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आता है, तो जब ब्रेटन वुड खत्म हो जाता है उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो कैसे हुए? A currency crisis occurs when a speculative attack on the exchange value of a currency results in a sharp depreciation in the value of currency. सर एक दिन पाकिस्तानी ब्रोकर्स उठे और वो कहना शुरू कर देंगे कि फलान XYZ मुल्क की जो करेंसी है ये बहुत जल्दी डी वैल्यू होने जा रही है, आप इसको ना खरीदें ना इसमें इन्वेस्ट करें, स्पेकुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। लोग कंसिडरिंग देम द एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड, उनके ओपिनियन को ऑन एंड अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। उस सूरत में आप देखिएगा कि वो सीधा सीधा उसके ऊपर अटैक है और फोर्सेस अथॉरिटीज टू एक्सपैंड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी रिजर्व्स एंड शार्पली इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स इन ऑर्डर टू डिफेंड प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट्स जो हैं। अगर बैंकिंग का करेंसी का क्राइसिस आएगा वो आपको बता दिया। अगर बैंकिंग का क्राइसिस आ जाता है फिर क्या करेगा आईएमएफ? refers to a situation in which a loss of confidence in the banking system lead to a run on the banks as individuals and companies withdraw their deposits. सर XYZ बैंक जी वो ख़त्म होने जा रहा है, मेरा पैसा पड़ा हुआ है यार, आई विल रश टू द बैंक, मुझे मेरा पैसा दिया जाए। तो जब हम इतनी ज़्यादा विड्रॉल्स करना शुरू कर देंगे तो बैंक क्राइसिस में चला जाएगा। अब फिर देखिएगा फॉरेन डेट क्राइसिस, जिसमें से अभी शेख रशीद साहब का अगर आपने बयान सुना हो तो उन्होंने कहा था जी थैंक्स टू कि ये हमारे लिए तो खैर की खबर आ गई कि 1 साल के जो पेमेंट डेफर्ड हो गए हैं, वरना हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हम सर्वाइव कर सकते। ये अभी 2-3 दिन पहले का उनका बयान है। अच्छा, इसमें 2 क्राइसिस है फॉरेन डेट क्राइसिस में, एक 1995 का मैक्सिकन करेंसी क्राइसिस है और दूसरा 1997 का
एशियन करेंसी क्राइसिस है। मैक्सिकन करेंसी में क्या हुआ जी, सेंस याद रखिएगा कि पैग करेंसी थी अगेंस्ट यूएस डॉलर। The Mexican currency crisis of 1995 was a result of high Mexican debts and a pegged exchange rate that did not allow for a natural adjustment of prices. कर्जे पे कर्जा लेते गए, बारोइंग करते गए, और एट द सेम टाइम जो लोकल करेंसी है दैट वाज पेग टू यूएस डॉलर। ये इसलिए आप देखते हो कि जैसे ही यूएस डॉलर ऊपर जाता है तो हमारे मिलियंस में नहीं बिलियंस में कर्जे की अमाउंट बढ़ जाती है। अब फिर उसको फिक्स कैसे किया गया? इन ऑर्डर टू कीप मैक्सिको फ्रॉम डिफॉल्टिंग ऑन इट्स डेट, a 50 billion aid package was created by the IMF. By 1997, Mexico was well on the way to recovery. एशियन क्राइसिस क्या था जी? इन्वेस्टमेंट बूम की वजह से। आप लोगों को मैं दो टर्म्स बता रहा हूँ, प्लीज इनको अपने ओन पे देखिएगा, यूट्यूब पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। एक है गूस्ट सिटीज ऑफ चाइना, ये आपने जरूर देखी है। गूस सिटीज ऑफ चाइना, छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री होगी। सर चाइनीज ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जिनका एक साइकिल चल रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए वो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करते जा रहे हैं हाउसिंग के सेक्टर में स्पेशली। बट प्रॉब्लम है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है कि वो सारे के सारे हों। तो वो मेगा मॉल्स भी बन रहे हैं, पूरे के पूरे शहर भी बन रहे हैं, लेकिन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो खरीद सके। तो वो इकोनॉमिक सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए फिर उसकी एक टर्म निकली है, दैट इज गूस सिटीज ऑफ चाइना। हाईली रिकमेंडेड, जरूर देखिएगा। इसी के साथ पैरेलल आपको एक और वीडियो बता रहा हूँ, इसका भी देखिएगा, चिल्ड्रंस ऑफ इन्फर्नो। चिल्ड्रंस ऑफ इन्फर्नो, ये दो चीजें आप देखिएगा, यू विल बी क्लियर कि उस वक्त पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट या एशियन कंट्रीज में हो क्या रहा था। इन्वेस्टमेंट बूम फ्यूल्ड बाय एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। Large investments were often based on projections about future demand conditions that were unrealistic. आपका थोड़ा सा बूम आना शुरू हुआ, आपने अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस करनी शुरू कर दी और उसकी बेस पे आपने बारविंग करनी शुरू कर दी। ये दो वजूहात की बिना पे आपके यहाँ पे एशियन क्राइसिस आया था। फिर हुआ क्या? एक्सेस कैपेसिटी होगी। Investment made on the basis of unrealistic projection about future demand conditions created significant excess capacity. फिर आया कर्जा। आप जब अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शन कर रहे हो, कर्जा लेते जा रहे हो इन्वेस्टमेंट्स की शक्ल में पुराने डॉलर रेट पे, और वो फिर आगे जाके आपके लिए एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। इन्वेस्टमेंट वर ऑफन सपोर्टेड बाय यूएस डॉलर डेट्स when inflation and increasing imports but put pressure on the currencies. The resulting devaluation led to the default on dollar dominated debts. तो फिर आप डिफॉल्ट कर गए थे, जो आपने डॉलर में कर्जे लिए हुए थे, आपने एक्सपैंड करनी शुरू कर दी इंपोर्ट्स। अच्छा, by the mid 1990s imports were expanding across the region causing balance of payment deficit. और फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मेड इट डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज टू मेंटेन देयर करेंसीज अगेन यूएस डॉलर। बाय मिड 1997 it became clear that several key Thai financial institutes were on the verge of default. Foreign exchange dealers and hedge funds started to speculate against the Thai baht और उसको कम बेचना शुरू कर दिया। After struggling to defend the peg, the Thai government abandoned its defense and announced that the baht would float freely against the US dollar. Exactly वही काम जो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है कि डॉलर और रुपया खुद अपनी वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे, हम इंटरवीन आर्टिफिशियली इसको मेंटेन नहीं रखेंगे। हुआ क्या? जब ये प्रैक्टिस होगी तो फिर IMF वाज फोर्स्ड टू गो टुवर्ड्स IMF। और सिर्फ इसमें थाईलैंड इफेक्ट नहीं हुआ था बेटे, मलेशिया भी इफेक्ट हुआ, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे के सारे से इफेक्ट होना शुरू हो गया। थाईलैंड टर्न टू IMF फॉर द हेल्प। स्पेकुलेशन कंटिन्यूड टू अफेक्ट अदर एशियन कंट्रीज और उनकी भी करेंसीज ड्रॉप हो गई। These devaluations were mainly a result of
एक्सेस इन्वेस्टमेंट, ज्यादा कर्जे, much of it in dollar denominated debts and a deteriorating balance of payments positions. South Korea was the final country in the region to fall. ये है आपका एशियन क्राइसिस। बेटा मैं यहाँ पे अभी रोक रहा हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए। एनीवन, आज का टॉपिक हो गया कवर। आप लोगों में से बेटे बेटियों में से किसी को कोई क्वेश्चन तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए, वरना 5 मिनट बाद मेरी अगली क्लास है, मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा। नो क्वेश्चन सर, थैंक यू। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज बेटा। 1 बाय 1 आप लोग क्लास लीव करते जाएं।